गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ममता बिश्नोई, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो आपके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था 12th क्लास के लिए बायोलॉजी की जो यूनिट अपन ने स्टार्ट की थी, जो 6th यूनिट थी, और उसमें अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अध्यावरणी तंत्र। तो अध्यावरणी तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने जो बिल्कुल बेसिक पढ़ा था कि कौन कौन सा पार्ट होता है अपने त्वचा के अंदर, अलग अलग त्वचा के जो भाग थे उनको बांटा था मैंने आपको, और साथ में जो भी आपके डाउट थे उन डाउट को भी क्लियर किया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जो आपके सामने अभी ये स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने आपको पिछली क्लास में ये समझा दिया था कि जो कोशिका अपनी जो अधिचर्म होता है उसके अंदर कितनी लेयर्स होती है, यानी 5 स्तर होते हैं। अधिचर्म किसको बोला था हमने, यानी जो सबसे ऊपरी अपना स्तर होता है त्वचा का। एस किरण, वेरी गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी अपनी क्लास के साथ जुड़ जाइए ताकि जो भी आपके डाउट है आप साथ साथ क्लियर करते जाओ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन भी ले सकते हो साथ साथ में। गरिमा सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के साथ जुड़ जाइए। वेरी गुड आफ्टरनून किरण। पिछली क्लास में हमने अध्यावरणी तंत्र स्टार्ट किया था और इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के साथ जुड़िए, इस लाइव क्लास का आप फ़ायदा उठाइए। जो भी प्रॉब्लम है आप साथ साथ में उसका सॉल्यूशन कर सकते हो अगर आप क्लास में साथ साथ जुड़े हुए रहेंगे तो देखिए, हमने पिछली क्लास में ये जो अध्यावरणी तंत्र था इसको स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि हमारा जो अध्यावरणी का मतलब है पूरे शरीर को कवर करने वाला, चारों ओर आवरण बनाने वाला तंत्र क्या कहलाता है, अध्यावरणी तंत्र, या इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब हमने देखा था कि हमारे शरीर में जो त्वचा है उसकी सबसे ऊपरी स्तर होता है उसको बोलते हैं अधिचर्म, और उससे जो नीचे का स्तर होता है उसको बोलते हैं चर्म। जो ये सबसे ऊपरी स्तर है इसको बोलते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस। और इसमें हमने देखा था कि कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, रक्त आपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि जो रक्त आपूर्ति करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियां होती है, वो सिर्फ चर्म वाले भाग तक आती है। यानी ये आपको जो 5 लेयर्स दिखाई दे रही है ये अधिचर्म के स्तर है, एपिडर्मिस के स्तर है, और इनके अंदर कोई भी जो ब्लड वेसल्स है वो नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि इनमें रक्त वाहिनियां नहीं होगी तो इनमें रक्त की आपूर्ति भी नहीं होती है। किरण, वेरी गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहे अधिचर्म के 5 स्तर, जो पिछली क्लास में लास्ट में मैंने इनको डायग्राम बता के आपको छोड़ दिया था। आज हम जो ये 5 स्तर है इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि किस स्तर के अंदर क्या क्या कार्य होता है, या किस स्तर की कोशिकाओं में अलग अलग क्या गुण होते हैं, उनके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। यानी ये जो 5 स्तर थे, बेसल लेयर, स्पाइनस लेयर, ग्रेन्युलर, क्लियर और कॉर्निफाइड लेयर, इनको मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया था। तो 5 जो स्तर है, भले ही आपको ये त्वचा बिल्कुल मोटी दिखाई दे रही है लेकिन हमारे इस शरीर में अगर देखें तो ये बिल्कुल पतली होती है, और इस पतली स्तर के अंदर भी ये 5 प्रकार की लेयर्स होती है, वो हम अब विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे नीचे की जो स्तर है वो है बेसल लेयर, और हम इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है उसको बोलते हैं बेसल लेयर, या उसको हम क्या बोलेंगे, अंकुरण स्तर, जो आपको देखो डायग्राम में दिखाया गया है। जो सबसे नीचे की आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है, जो एक लेयर है व्हाइट है और उसके अंदर रेड है, तो वो क्या है, बेसल लेयर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, अंकुरण स्तर। हिंदी में इसको बोलेंगे अंकुरण स्तर और इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे बेसल लेयर। यानी जो सबसे नीचे वाली, मैं इधर लिख रही हूँ कि अगर आपको इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये सबसे जो नीचे वाला है ये है अंकुरण स्तर, या इसको बोला जाता है बेसल लेयर। तो देखिए, सबसे नीचे वाला जो अंकुरण स्तर है वो बिल्कुल एपिडर्मिस का सबसे नीचे वाला भाग है। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अधिचर्म के स्तर ही तो पढ़ रहे हैं, अधिचर्म के स्तर।
अधिचर्म के स्तर। तो इन पांचों स्तरों में से जो सबसे नीचे वाला स्तर वो हम सबसे पहले देख रहे हैं अंकुरण स्तर। तो देखिए आप समझ सकते हो, नीतू राठौड़ वेरी गुड आफ्टरनून। आप देख सकते हो कि मैंने मान लो ये अधिचर्म है, इतनी मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि ये अधिचर्म है, तो इसके सबसे नीचे वाली लेयर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है अंकुरण स्तर। अब अंकुरण स्तर अधिचर्म के सबसे नीचे है, तो अधिचर्म के नीचे क्या आती है, चर्म आती है, नहीं आती है, तो ये चर्म से चिपकी हुई रहेगी। यानी मैंने आपको बताया था कि चर्म है और चर्म के ऊपर है अधिचर्म। अभी हम अधिचर्म के स्तर पढ़ रहे हैं और अधिचर्म का सबसे नीचे वाला स्तर पढ़ रहे हैं। तो नीचे वाला स्तर किससे चिपका हुआ रहेगा, चर्म वाले स्तर से चिपका हुआ रहेगा। तो ध्यान रखना अधिचर्म का कौन सा स्तर है, वो चरम स्तर के संपर्क में रहेगा। तो अधिचर्म का जो अंकुरण स्तर होता है, बेसल लेयर होती है, वो क्या रहेगी, जो चरम स्तर है उसके संपर्क में रहेगी। देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर चरम के ठीक बाहर स्थित होता है। यानी ये वाली लेयर हो गई चरम और इसके ऊपर हो गई अधिचर्म। अब इस अधिचर्म के अंदर जितनी भी लेयर है तो सबसे नीचे वाली इस चरम के कांटेक्ट में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि अंकुरण स्तर है वो किसके संपर्क में रहेगा, वो चरम स्तर के संपर्क में रहेगा। यह आपको पूछा जा सकता है कि अधिचर्म का ऐसा कौन सा स्तर है जो चरम स्तर से जुड़ा रहता है। तो अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर होगा वो अंकुरण स्तर है, जो चरम के ठीक बाहर स्थित रहेगा। दूसरा पॉइंट है इस स्तर की कोशिकाएं जीवित होती है। देखिए कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है जीवित कोशिकाएं, एक होती है मृत कोशिकाएं। जो जीवित कोशिकाएं होगी वो कंटिन्यू विभाजन करेगी, जो भी कोशिका के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनको वो करेगी, उसमें जैविक क्रियाएं चलती रहेगी। तो अंकुरण का मतलब है कि नई कोशिका ऊपर बन रही है। अब देखिए जैसे आप किसी बीज को जमीन में डालते हो तो वो बीज थोड़े टाइम बाद क्या करता है, अंकुरित हो जाता है और एक प्लांट का निर्माण कर लेता है। अंकुरित कब होगा, जब इस बीज के अंदर कुछ रिएक्शन होगी तभी तो ये अंकुरित होगा। तो सेम यही प्रोसेस है कि जो अधिचर्म वाला स्तर है उसका बीज कौन सी स्तर है, अंकुरण। अंकुरण स्तर क्या करेगा, ये सबसे नीचे वाला स्तर है, ये क्या करेगा, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कंटिन्यू विभाजन करेगी। और आपको पता होगा कि जब कोशिका विभाजन करती है तो उस एक कोशिका से या दो कोशिका बनेगी या चार कोशिका बनेगी। आपने पिछली क्लास में 11th में पढ़ा होगा समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो आपको ध्यान रखना है कि इन कोशिकाओं में हमेशा समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि आपको याद होगा अर्धसूत्री विभाजन होता है वो लैंगिक कोशिकाओं में होता है। जब हमारे शरीर में युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, शुक्राणु और अंडाणु, तब अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अपनी चमड़ी की, चर्म की, तो इसके अंदर जो नई कोशिकाएं बनेगी वो किस विभाजन से बनेगी, समसूत्री विभाजन से। अब देखिए जो सबसे नीचे का स्तर है इसकी कोशिकाएं क्या करेगी, विभाजन करेगी और एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। तो ये जो नई कोशिका बनेगी इससे दो बन गई, इससे भी दो बन गई। ये जो नई कोशिका बन रही है आगे ऊपर की ओर प्रतिस्थापित होती जाएगी। ऊपर की ओर प्रतिस्थापित होने से क्या होगा कि जो सबसे ऊपर वाले स्तर की कोशिका है ना वो मृत होती जाएगी और बाहर गिरती जाएगी और फिर उसकी जगह नई कोशिका स्थान लेती जाएगी। आपको पता है कि हमारी जो त्वचा की ऊपरी सतह है इसकी कोशिकाएं दिन प्रतिदिन 100-150 भी आपके कोशिका गिर रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है। तो इन कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करने के लिए यानी पुरानी कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करने के लिए कौन सा स्तर विभाजन करता है, अंकुरण स्तर विभाजन करता है। यानी इस स्तर की कोशिकाएं जीवित होगी, वो कोशिका का विभाजन करेगी। फिर है ये स्तर स्तंभाकार कोशिकाओं का बना होता है। स्तंभ किस प्रकार होता है, खंबे के जैसी संरचना। तो इस स्तर की जो ये कोशिका होगी ना वो कैसी होगी, स्तंभ के समान होगी, खंबे के समान लंबी संरचना होगी। आपने 11th क्लास में ये भी आपके टॉपिक था उत्तक वाला। रिंकू वेरी गुड आफ्टरनून। जो आपके उत्तक वाला टॉपिक था उसमें था स्तंभाकार कोशिकाएं, सल की कोशिकाएं, सरल सल की, सरल जो घनाकार कोशिकाएं, वो सब कोशिकाएं आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो जो स्तंभ के यानी खंबे के जैसी कोशिकाएं होती है वो किस स्तर में पाई जाती है, अंकुरण स्तर में पाई जाती है और ये कोशिकाएं होती है जीवित। तो ये आपके अंकुरण स्तर था। स्टूडेंट समझ में आया आपको, डायग्राम में देख लो, ये जो कोशिकाएं ये आपको इस प्रकार खंबे के जैसी कोशिका दिखाई दे रही है और इन कोशिकाओं में बीच में जो गोलाकार रेड है वो क्या है, इसका केंद्रक है।
तो ये सबसे पहले वाला स्तर है अंकुरण स्तर, इसको स्तर है जो अधिचर्म का सबसे निचली स्तर होता है, और इसकी कोशिकाएं होती है वो विभाजन करती है, क्योंकि ये कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्तर की कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती है तथा नई नई परतें बनाकर बाहर की ओर खिसकती है। अभी मैंने बताया ना बाहर की ओर कैसे खिसकेगी। देखिए ये जो कोशिकाएं हैं, ये अगर इस कोशिका से दो कोशिका बन गई तो वो कोशिका ऊपर की ओर खिसक जाएगी, यानी ऊपर की ओर खिसकती खिसकती यहाँ तक चली जाएगी, और इस जो क्लियर लेयर है, कॉर्निफाइड लेयर है, इसकी जो मृत कोशिकाएं हैं वो तो बाहर नीचे गिरती जाएगी, और ये नीचे से नई कोशिकाएं बन बनकर ऊपर आएगी। तो ध्यान रखना जो अधिचर्म है उसके अंदर, राज पुरोहित वेरी गुड आफ्टरनून, जो नई कोशिकाएं बन रही है वो किस स्तर से बन रही है, अंकुरण स्तर से बन रही है, और जो पुरानी कोशिकाएं जड़ रही है वो किस स्तर से जड़ेगी, कॉर्निफाइड लेयर से जुड़ेगी। तो नई कोशिकाएं नीचे से बन बनकर ऊपर आ रही है, और ऊपर वाली जो पुरानी कोशिकाएं वो नीचे गिरती जा रही है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना। इस स्तर की कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती है तथा नई नई परतें बनाकर किधर की ओर खिसकाएगी, बाहर की ओर, यानी ऊपर की ओर खिसकती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सबसे पहली लेयर थी अंकुरण स्तर। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जो अंकुरण स्तर है वो अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर होता है। ये एक साइड से चरम वाले स्तर से कांटेक्ट में रहता है। इस स्तर की कोशिकाएं होती है वो जीवित रहती है और कंटिन्यू विभाजन करती रहती है, जिसके कारण क्या होगा कि कंटिन्यू विभाजन करने से जो स्किन की डैमेज सेल होगी, पुरानी कोशिकाएं होगी, वो नष्ट होकर बाहर गिरती जाएगी और उनकी जगह नई कोशिकाएं प्रतिस्थापित होती जाएगी। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि जो अंकुरण स्तर है उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो अंकुरण स्तर में स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरी लेयर है स्पाइनस लेयर। एक पॉइंट और, अंकुरण स्तर की कोशिकाएं जगह जगह पर कगारों के रूप में बाहर की ओर उभरी रहती है, जिसे रेटेपेक्स कहते हैं। ये परिभाषा बहुत ध्यान रखना कि रेटेपेक्स क्या होता है, तो मैं आपको इसको डायग्राम के द्वारा बताऊंगी। ये पहले ध्यान रखना कि जो रेटेपेक्स वाली जो गुण है वो किस स्तर की कोशिकाओं का गुण है। ये है अंकुरण स्तर की कोशिकाओं का गुण, यानी अंकुरण स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो जगह जगह पर अंदर की ओर धंस जाएगी और कुछ इस प्रकार के उभार बनाएगी, और उन उभारों को क्या कहा जाता है, रेटेपेक्स कहा जाता है। देखिए आपको ये दिखाई दे रही है सबसे नीचे वाला ये अंकुरण स्तर है, और इस स्तर की कोशिकाएं इस प्रकार की संरचना बना ली है। दिखाई दे रहा है आपको रेटेपेक्स, और इस संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, रेटेपेक्स। रेटेपेक्स ध्यान रखना, रेटेपेक्स नामक संरचना अधिचर्म के किस स्तर में पाई जाती है, अंकुरण स्तर में पाई जाती है रेटेपेक्स वाली संरचना। अच्छी तरह आप डायग्राम देख सकते हो कि रेटेपेक्स संरचना है वो किस प्रकार की है। जो रेटेपेक्स वाली संरचना है वो अंकुरण स्तर का गुण है, और अंकुरण स्तर की कोशिकाएं क्या करेगी, विभाजन करती रहती है, नई कोशिकाओं को बना के रखती है। इसके अलावा ये कोशिकाएं अंदर की ओर मुड़कर कुछ संरचनाएं बना लेगी, उनको बोलेंगे रेटेपेक्स। आपको पूछ सकते हैं कि रेटेपेक्स क्या होता है, या रेटेपेक्स किन कोशिकाओं में पाया जाता है, किस स्तर में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना रेटेपेक्स है वो अंकुरण स्तर में पाया जाता है। अंकुरण स्तर की कोशिकाएं वो अंदर की ओर झुककर कुछ संरचनाएं बना लेती है, उसी को क्या कहा जाता है, रेटेपेक्स। अब देखिए वर्णक कोशिकाएं रेटेपेक्स कोशिकाओं के बीच स्थित होती है, जिनमें मेलेनिन वर्णक भरा रहता है, जिनके कारण त्वचा को रंग प्रदान करती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक वर्णक होता है जिसका नाम है मेलेनिन वर्णक। याद है कि नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेलेनिन वर्णक होता है वो त्वचा को रंग प्रदान करता है। जिसके अंदर मेलेनिन वर्णक का स्राव ज्यादा हो जाएगा वो व्यक्ति काले रंग का होगा, जिसमें मेलेनिन वर्ण का स्राव कम होगा वो व्यक्ति गोरे रंग का होगा।
तो मेलेनिन वर्णक का स्राव करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो इन रेटेपेग्स के बीच में पाई जाती है। देखिए ये जो आपको रेटेपेक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें जगह जगह पर बीच में क्या होगी, मेलेनिन वर्णक स्राव करने वाली कोशिकाएं। अब मेलेनिन वर्णक स्राव करने वाली कोशिकाएं उपस्थित रहेगी तो ये किसका स्राव करेगी, मेलेनिन का स्राव करेगी। और आपको पता है मेलेनिन क्या करेगा, त्वचा को रंग प्रदान करेगा। अगर व्यक्ति में मेलेनिन ज्यादा स्राव हो गया है तो त्वचा काले रंग की हो जाएगी, अगर कम स्रावित हुआ है त्वचा गोरे रंग की होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना रेटेपेक्स अंकुरण स्तर में पाया जाता है और रेटेपेक्स के बीच में ही कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, मेलेनिन वर्णक का स्राव करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। और मेलेनिन वर्णक ऐसा वर्णक है जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। वापस से ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स। साथ साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, वरना मैंने कल भी आपको बोला था कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बुक्स की वही लैंग्वेज है जो मैंने आपको इजी रूप में शो किया आपके सामने, साथ में डायग्राम के द्वारा भी शो किया है, ताकि आपको ये संरचनाएं देखने से समझ आ जाए आसानी से। यही लक्ष्य है हमारा। तो स्टूडेंट्स आप साथ में नोट्स बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में अगर आप पढ़ो तो आपको आसानी रहे। फिर हम दूसरा स्तर देखते हैं। दूसरा स्तर है सूल स्तर। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, ये दृढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मजबूत स्तर होगा और जो मजबूत होगा वही तो क्या करेगा, सारा प्रदान करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा। तो देखिए दूसरा स्तर है सूल स्तर। वापस मैं आपको डायग्राम में बता रही हूं, ये जो इतने वाला पार्ट है स्पाइनस लेयर यानी सूल स्तर। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोशिकाओं की एक तो बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी लेयर है, और इन सब लेयर में ये सबसे बड़ा मोटा है, सबसे ज्यादा मोटा है, यानी इसके अंदर ताकत ज्यादा है। तो ताकत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, अधिचर्म को सहायता प्रदान करेगा। इसमें यही पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि अधिचर्म का कौन सा स्तर है जो अधिचर्म को सहारा प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। तो ध्यान रखना जो सूल वाला स्तर है वो क्या करेगा, अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें कोशिकाओं की 5 से 6 लेयर्स पाई जाती है, जिसके कारण ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद हम तीसरा स्तर पढ़ते हैं। अगला स्तर है कणी स्तर। इस स्तर की कोशिकाओं में 5 से 6 परत पाई जाती है। अब इसको कणी स्तर क्यों बोला गया है, क्योंकि इस स्तर की कोशिकाओं में कुछ कण जैसी संरचनाएं पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है इसमें, जिसको नाम है केरेटोहाइकिन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है, किरेटिन तंतुओं को जोड़ती है। आपने नाम सुना होगा, बालों में किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है, नाखून में किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। किरेटिन प्रोटीन क्या करती है, तो देखिए अपने बालों के तुलना में बता रही हूँ कि अगर बालों में किरेटिन प्रोटीन ज़्यादा होगी तो बालों में शाइनिंग ज़्यादा आएगी, यानी चमक रहेगी। और ये पोषण प्रदान करती है जो किरेटिन प्रोटीन होती है। आप देखते हो सिंथेटिक रूप में जैसे ब्यूटी पार्लर और इनमें होते हैं, वो किरेटिन वाली कुछ आपके शैम्पू लोशन आगे उपचार किया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक किरेटिन थी अगर वो बालों में ख़त्म हो गई है तो हमारे बाल है वो क्या है, थोड़े से फ्रीजी हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर से नेचुरल ये सिंथेटिक किरेटिन दी जाती है। अब अगर आप बाहर से किरेटिन दोगे तो वो बाल है वो वापस आपके चमकीले हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यही वो प्रोटीन है जो अपने शरीर में अपने आप बनती है, किरेटिन प्रोटीन जो बालों में पाई जाती है। नरपत राजपूत, वेरी गुड आफ्टरनून। आप इतनी लेट क्लास के साथ जुड़ रहे हो, फिर आपके कुछ पीछे के जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, या अगर आप पूरी देखिए स्टूडेंट्स, अगर स्टार्टिंग से क्लास नहीं लेते हो तो फिर जो टॉपिक आपके पीछे बच जाता है उसमें फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़िए स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास देखनी है तो बिल्कुल फिक्स टाइम पे ही आप क्लास को देखिए, ठीक है। तो जो किरेटिन प्रोटीन होती है वो अपने बालों में पाई जाती है, नाखून में पाई जाती है, बालों को बिल्कुल चमक प्रदान करती है। तो इस किरेटिन प्रोटीन को जोड़ने के लिए एक और प्रोटीन पाई जाती है, उसको बोलेंगे केरेटोहाइकिन नामक प्रोटीन होती है। वो किरेटिन बनाने के लिए जो आवश्यक तंतु होंगे उसको क्या करेगी, जोड़ेगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि जो केरेटोहाइकिन नामक प्रोटीन होती है वो अधिचर्म के किस स्तर में पाई जाती है, कणी स्तर में पाई जाती है, और इसका काम क्या है, किरेटिन तंतुओं को जोड़ना। और बालों की प्रोटीन कौन सी होती है, किरेटिन प्रोटीन होती है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो आपके लेयर आती है, अच्छा नरपत राजपूत, आपको आज ही क्लास का पता चला, कोई बात नहीं, अभी तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमारी ये सेकंड क्लास चल रही है और हमने जो आपकी यूनिट थी छठी जिसमें सारे जंतुओं के बारे में जहाँ स्टार्ट होती है यूनिट्स स्टूडेंट्स, उसको मैंने स्टार्ट किया और मैंने पहला चैप्टर लिया आपके अध्यावरणीय तंत्र, जिसमें मैंने आपके थोड़ा सा स्टार्ट किया था अध्यावरणीय तंत्र का। कल मैंने आपको थोड़ी सी एपिडर्मिस बताई थी, डर्मिस के बारे में बेसिक नॉलेज दिया था और आज हम एपिडर्मिस यानी अधिचर्म के स्तर पढ़ रहे हैं। तो अभी आपके कोई लेट नहीं है, लेकिन अगर आपको ये अभी क्लास लेनी है तो अब से आप कंटिन्यू रहिए क्लास के साथ, ठीक है। अगर पिछली क्लास के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगी आपकी, क्योंकि पिछली क्लास का आप वापस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगला स्तर आता है स्वच्छ स्तर, यानी आपके जो डायग्राम है उसमें वापस मैं आपको बताती हूँ स्वच्छ स्तर। देखिए ये क्लियर लेयर यानी ये वाला है स्वच्छ स्तर, ये था कणी स्तर यानी इसमें कुछ कण जैसी संरचनाएं पाई जाती थी और कीरेटिन तंतुओं को जोड़ने वाली प्रोटीन भी क्या है इस कणी स्तर में उपलब्ध रहती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लियर लेयर यानी स्वच्छ स्तर। तो देखिए स्वच्छ स्तर के अंदर क्या क्या पॉइंट है वो हम देखते हैं। आप डायग्राम को साथ में देखते कि अगर पढ़ोगे तो आपके थोड़ी इजी रहेगी, इसलिए मैंने डायग्राम शो किया आपके सामने और साथ साथ में हम पढ़ते जाएंगे। देखिए स्वच्छ स्तर, इस परत की कोशिकाएं होती है वो पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। तो पारदर्शी होती है यानी ये कोशिका इतनी साफ होती है कि इनके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कोई शीशा होता है तो कांच होता है, वो इतना साफ होता है कि हम उसके आर पार एक साइड से दूसरे साइड तक देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वच्छ स्तर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, क्लीन है, क्लियर है। इसी के कारण इसकी कोशिकाओं के हम क्या है आर पार देख सकते हैं। तो इस स्तर की कोशिकाएं होती है वो पारदर्शी होती है। देखिए जो जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो पॉइंट्स में आपके सामने शो किए हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि किस स्तर की कोशिकाएं होती है वो पारदर्शी होती है, तो ध्यान रखना स्वच्छ स्तर की कोशिकाएं होती है वो पारदर्शी होती है। इस स्तर का बहुत ज़्यादा उपयोग है। एक इसमें एक पॉइंट है, इन कोशिकाओं में एलिडिन नामक पदार्थ भरा रहता है जो केरेटोहाइकिन के विघटन से बनता है। जो पीछे वाली लेयर थी उसमें केरेटोहाइडिन था, केरेटोहाइकिन प्रोटीन थी। अब अगर ये टूटेगी तो जो नया पदार्थ बनेगा वो किस स्तर में होगा, वो स्वच्छ स्तर में होगा। ये केरेटोहाइकिन तो कणी स्तर में, लेकिन इसके टूटने से जो नया पदार्थ बन रहा है एलिडिन, वो किस पदार्थ में होगा, किस लेयर के अंदर होगा, स्वच्छ स्तर के अंदर होगा, ठीक है। अब ये जो लेयर है ना इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक यूज क्या है, सुभाष सिंह वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए जो ये स्वच्छ स्तर है इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग क्या है कि इसके कारण त्वचा जल रोधी हो जाती है। जल रोधी किसे बोलेंगे कि वह स्तर जिसके कारण जल एक स्तर से दूसरे स्तर में ना जाए या जल अंदर ना जा सके। तो हमारी जो त्वचा है उसके अगर आप पानी ऊपर गिराओगे तो क्या पानी अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। किस लेयर के कारण नहीं जा पाता है, स्वच्छ स्तर के कारण। अगर पानी अंदर जाता तो क्या होता, सोचिए आप स्नान करते अंदर देखते आप पानी भर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ये जो स्वच्छ स्तर है इसकी कोशिकाएं होती है वो जल के लिए अपारगम्य होती है, जल के अणुओं को पार नहीं होने देती, अवरोध स्तर का काम करती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अवरोध स्तर। किसके लिए, पानी के लिए। और ना ये स्तर क्या करता है, अंदर का जो लिक्विड है, रक्त है, प्लाज्मा है, उनको बाहर भी नहीं निकलने देती। तो ये अवरोध स्तर का काम करने वाला स्तर कौन सा होता है, स्वच्छ स्तर होता है, ठीक है। या आप ऐसा रहते हैं कि आप कहीं स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद आपका शरीर है वो फूल कर इस प्रकार हो जाता है, क्योंकि अंदर क्या भर जाता, पानी। तो गुण गाइए आप इस स्वच्छ स्तर का, क्लीन लेयर का, जो क्या करती है अपने शरीर में पानी को जाने नहीं देती। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, ध्यान रखना कि अधिचर्म का ऐसा कौन सा स्तर है जो अवरोधक स्तर कहलाता है, या ऐसा कौन सा स्तर है जो त्वचा को जल रोधी बनाता है, ठीक है। तो ये स्तर है स्वच्छ स्तर जो जल को अंदर जाने नहीं देता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं अगला जो स्तर है वो है किरण स्तर, सबसे जो बाहरी स्तर।
डायग्राम में वापस एक बार शो कर रही हूं मैं आपके सामने। सबसे बाहरी स्तर है वो कॉर्निफाइड लेयर यानी किरण स्तर, और ये है क्लियर लेयर यानी स्वच्छ स्तर। इसके अंदर जो कोशिकाएं होगी वो जल के अणुओं को अंदर जाने नहीं देगी। तो सबसे बाहरी स्तर पढ़ रहे हैं। अब हम किरण स्तर, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो बाल और नाखून उगते हैं वो इसी लेयर के ऊपर उगेंगे, इसी के ऊपर बाल होंगे, रोम है, उनको रोम या हेयर बोल सकते हो आप। और इसी के ऊपर जो नाखून है, बाह्य कंकाल का पार्ट है, वो भी इसी पार्ट पर बनेंगे। तो सबसे बाहरी पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं किरण स्तर। तो देखिए किरण स्तर है सबसे बाहरी स्तर। दूसरा पॉइंट, इसकी जो कोशिकाएं होगी वो चपटी होगी, सल्काकार कोशिकाएं होगी, बिल्कुल चपटी कोशिकाओं से ये लेयर बनी हुई होती है। इस स्तर की कोशिकाएं निर्जीव होती है। ध्यान रखना, इस स्तर की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा। विभाजन किन कोशिकाओं में होगा? अंकुरण स्तर में होगा। जो सबसे नीचे का स्तर है उसकी कोशिकाओं में विभाजन होगा, फिर वो नीचे से नई कोशिकाएं बन बनकर ऊपर आएगी। ये किरण स्तर तो मृत कोशिकाएं होती है जो वेस्ट हो जाएगी और फिर बाहर गिर जाएगी, फिर नीचे से नई कोशिकाएं होगी और इनकी जगह पुनर्स्थापित हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अधिचर्म का कौन सा स्तर होता है? वो निर्जीव होता है। और किरण स्तर होता है जो सबसे बाहर होता है, वही क्या होता है? निर्जीव होता है। यह स्तर सबसे मोटा होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारे सबसे मोटी त्वचा होती है तलुओं में, यानी पैर के नीचे वाले भागों में और हथेली में। यानी उस स्थान की त्वचा मोटी होगी जहाँ पर ज़्यादा रगड़ होती है। तो हम हाथों से कुछ काम करते हैं तो रगड़ होगी ज़्यादा, उसी प्रकार पैरों से हम चलते हैं तो भी ज़्यादा रगड़ होगी। तो इन स्थानों पर जो त्वचा होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? मोटी होती है। और मोटी किस स्तर के कारण होती है? किरण स्तर के कारण। ध्यान रखना, अधिचर्म का कौन सा स्तर है वो त्वचा को मोटाई प्रदान करता है, या अधिचर्म के किस स्तर की कोशिकाएं वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है? तो ध्यान रखना, किरण स्तर की। ये तलुओं तथा हथेली पर किरण स्तर ही मोटा होता है। इसी के कारण हम बोलते हैं कि हथेली और त्वचा की जो स्किन है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है। इस स्तर की कोशिकाएं त्वचा से हटती जाती है और वापस कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती जाती है। इसने यहाँ पे ये लाइन लिख दी कि इस स्तर की कोशिकाएं हटती जाती है और वापस नई कोशिका विभाजन से। इसका मतलब ये कभी मत समझना कि जो कोशिकाएं हट रही है वही विभाजन करके नहीं बनाएगी, बिल्कुल नहीं। ये कोशिका तो मृत होती है, सिर्फ हटने का काम करती है। नई कोशिकाएं कहाँ से बनना स्टार्ट होगी? नई कोशिका जो अंकुरण स्तर है वहां से बनकर ऊपर आएगी, जिससे इन पुरानी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके सबसे बाहरी लेयर थी। हमने पांचों लेयर को पढ़ा। सबसे पहले था अंकुरण स्तर, जहाँ की कोशिकाओं में विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो किरण स्तर है ना, अब ये सबसे बाहर वाली लेयर है। मैंने आपको बता दिया कि इसी लेयर पर क्या उगते हैं? बाल और नाखून। तो ये संरचनाएं जो मानव के बाह्य कंकाल का पार्ट होती है, ये संरचनाएं किस स्तर पर उगेगी? ये उगेगी किरण स्तर पर। तो किरण स्तर पर इन संरचनाओं को उगने को क्या कहा जाता है? श्रृंगी भवन। देखिए, श्रृंगी भवन की परिभाषा देखिए, अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं में निर्जीव किरेटिन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किरेटिनाइजेशन, या इसको कहा जाता है श्रृंगी भवन। और इस प्रक्रिया द्वारा मानव में कौन कौन सी संरचनाएं बनती है? बाल और नाखून। तो ध्यान रखना, बाल और नाखून है वो किरेटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन का एग्जाम्पल है। तो श्रृंगी भवन या किरेटिनाइजेशन किस लेयर के ऊपर बनेगा? ये बनेगा अधिचर्म की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसके ऊपर उगेगा, क्योंकि वहां पर मृत कोशिकाएं होती है, जिससे ये संरचना ये भी मृत बनेगी। और इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पांचों लेयर्स देखी। अब देखिए आपके सामने आगे जो किरेटिनाइजेशन है इसका डायग्राम भी शो किया गया है कि ये जो अधिचर्म की आपके सामने लेयर बताई गई है, ये फर्स्ट वाली लेयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और उसके बाद आपको ये क्या संरचनाएं दिखाई दे रही है? बाल या रोम। बाल या रोम, ये जो संरचना है ये किरेटिन प्रोटीन से बनती है। मृत संरचनाएं होती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है श्रृंगी भवन या किरेटिनाइजेशन।
तो किरेटिनाइजेशन, किरेटिन प्रोटीन युक्त जो मृत संरचनाएं बनती है उसको बोलते हैं, या इसको श्रृंगी भवनी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको श्रृंगी भवन कहते हैं और इंग्लिश में इसको किरेटिनाइजेशन कहते हैं। और इस संरचना के कारण दो पदार्थ कौन कौन से बनते हैं? दोनों पदार्थ बनते हैं बाल और नाखून, जो मृत संरचनाएं होती है, बाल या रोम। दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में स्टूडेंट्स? तो हमने आपको अभी तक बताया ये जो अधिचर्म के पांचों लेयर थे। कल तो मैंने आपको सिर्फ डायग्राम से इनको शो कर दिया था, लेकिन आज हमने इनको पूरा विस्तार से पढ़ लिया। जो पांचों लेयर थी एक बार वापस मैं इनको रिवाइज करवा देती हूँ। पांचों लेयर थी, इनमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अंकुरण स्तर। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? ये अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर, सबसे भीतरी स्तर होता है। इस स्तर की कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है और कंटिन्यू कोशिका विभाजन करती है, जिसके कारण विभाजन करके नई कोशिकाओं को ऊपर प्रतिस्थापित कर देती है और पुरानी कोशिका को हटाकर उसकी जगह नई कोशिकाओं को बना देती है। ये जो स्तर है वो अधिचर्म का सबसे निचला स्तर है। मतलब ये किस स्तर के और कांटेक्ट में रहेगा? जो अधिचर्म का दूसरा नीचे वाला भाग होता है चरम स्तर, उसके ये बिल्कुल जुड़ा हुआ रहेगा। तो अंकुरण स्तर है, इसकी कोशिकाएं विभाजन करती है और ये नई कोशिकाओं को बनाएगी। जय श्री राजपुरोहित, क्लियर हो गया? ओके। और ये कोशिकाएं नई परतें बनाकर ऊपर की ओर खिसकाती जाती है, ठीक है। और ये जो स्तर है अंकुरण स्तर, ये चरम वाले भाग के कांटेक्ट में रहेगा। फिर इस स्तर की कोशिकाएं होती है वो कुछ जगह जगह मुड़कर अंदर की ओर एक संरचनाएं बना लेती है। उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? रेटेपेग्स कहा जाता है। जो आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही है, और रेटेपेग्स के अंदर ही मेलेनिन वर्णक को स्राव करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। आपको पता है कि जो मेलेनिन वर्णक है वो त्वचा में रंग निर्धारित करने के लिए आवश्यक होता है। तो ध्यान रखना, मेलेनिन वर्णक वाली कोशिकाएं किन के बीच में पाई जाती है? रेटेपेग्स के बीच में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था शूल स्तर, सबसे मोटा स्तर, जो क्या करता है? अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो अधिचर्म को क्या करेगा? दृढ़ता प्रदान करेगा। फिर तीसरा स्तर आपके सामने लिखा हुआ है कणी स्तर। ये 5 से 6 परतों से बनी होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, ध्यान रखना। कौन सी प्रोटीन? केरेटोहाइकिन प्रोटीन पाई जाती है, जो किरेटिन तंतुओं को जोड़ने का काम करती है। और किरेटिन प्रोटीन होती है वो हमारे बाल और नाखूनों में पाई जाने वाली बहुत उपयोगी प्रोटीन होती है, जो बाल और नाखून को पोषण प्रदान करती है, बालों में चमक उत्पन्न करती है। फिर अगला है स्वच्छ स्तर। स्वच्छ नाम से ही पता चल रहा है ये स्वच्छ होगा, मतलब इसमें कोई कचरा नहीं होगा। तो कचरा नहीं होगा तो वो पारदर्शी हो जाएगा, बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है। और इसी स्तर के कारण जो जल है वो हमारे शरीर में स्किन से प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि ये स्तर एक अवरोधक स्तर का काम करता है, रोकने का काम करता है। फिर लास्ट था किरण स्तर। सबसे बाहरी स्तर होता है अधिचर्म का। इस स्तर की कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, निर्जीव होती है। और इसमें जो ये स्तर है वो हथेली और तलुओं पर ज़्यादा मोटा पाया जाता है, क्योंकि वहीं की स्किन मोटी होती है और उसको बनाने का काम कौन करता है? किरण स्तर करता है। ये धीरे धीरे जब नष्ट होता है, इस स्तर की कोशिकाएं जब धीरे धीरे नष्ट होती है तो वो त्वचा से हटती जाती है और उसकी जगह नई कोशिकाएं बनती जाती है। फिर इस अंत वाला ये आपके किरण स्तर है, इसमें कुछ संरचनाएं बन जाती है। जो बाह्य कंकाल का भाग होते हैं उसमें 2 भाग होते हैं, बाल और नाखून। और इन कोशिकाओं से जो निर्जीव किरेटिन बनता है उसको क्या बोला जाता है? किरेटिनाइजेशन, या हम इसको बोलेंगे श्रृंगी भवन। और आपके सामने श्रृंगी भवन का डायग्राम भी बताया गया है कि किरेटिन प्रोटीन युक्त कुछ पदार्थ उत्पन्न ऊपर जो अंग है वो बन जाते हैं, जैसे बाल है, नाखून है, वो सब इसमें बन जाएंगे। तो ये है किरेटिनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक थी आपकी ये क्लास, जिसमें मैंने आपको जो अधिचर्म है उसके सारी लेयर्स के बारे में विस्तार से बताया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चर्म स्तर और उसके चर्म के कौन कौन से पार्ट है, या उसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है हमारे शरीर में, जैसे पसीना ग्रंथियाँ, स्वेद, ये तेल स्राव करने वाली ग्रंथियाँ। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमारे ये जो
चरम अधिचरम वाला था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अधिचरम की जो 5 परतें थी वो हमने विस्तार से पढ़ ली। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। और अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको साथ साथ आप पढ़ते जाइए ताकि आपके बिल्कुल क्लियर होता जाए। गरिमा सिंह, ओके, क्लियर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही थी आपकी क्लास। थैंक यू सो मच।